सबका होता है पेरेंट्स को मेरा बेटा डॉक्टर बनना है। अभी स्टूडेंट्स मुझे एक चीज बोलते हैं, सर रात में नींद नहीं आती है, तो माय डैड डिडंट स्पीक मी फॉर 3 months। कि अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो ना और तुम घूम नहीं रहे तो मैं कह रहा हूँ तुम स्टूपिड हो। So hi everyone. So welcome to the first episode of Heart to Heart with the Original Gurus. And आज मेरे साथ है the newest superstar in town, the man who reinvented microbiology, none other than Dr. Naseer himself. और आज बहुत सारी कॉल्स को इनके बाद इनका बहुत सारा टाइम मुझे आज मिला है और उसमें हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, नॉन रिलेटेड टू भाटी और एनीथिंग, बट ये जो हमारे नसीर सर हैं इनकी छुपी हुई जिंदगी क्या है, आज हम ये बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सर बहुत बहुत थैंक यू पहले तो मेरे शो में आने के लिए। इसे मैं शो कहूंगा आपसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सर अपॉर्चुनिटी नहीं है सर, ये हमारा सौभाग्य है कि सर आप यहाँ आए। और सर का अगर मैं आपको शेड्यूल दिखा दूं बच्चों, तुम सबका दिमाग खराब हो जाएगा। सर हैज बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट डेली फॉर द पास्ट 4 months। ओके, व्हेन आई से डेली आई मीन डेली, कि रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाते हैं और उसके बाद घर गए और जो सोने का टाइम मिल रहा है ना बस वही इनका ब्रेक है। और आज ही बड़ी मुश्किल से मैं सर को लेकर आया हूं, तो जितने मन में क्वेश्चंस होंगे ना मैं कोशिश करूँ सारे पूछ लूंगा। तो सर शुरुआत करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है कि सर आप अपने स्कूल की लाइफ में कैसे थे और आपने कब, जब एक 10वीं के टाइम पे आदमी सोचता है ना कि कॉमर्स ले लेता हूँ, मेडिकल की तरफ हिम्मत नहीं होती ज्यादा लोगों की, तो आपने क्या सोच के सर उस टाइम मेडिकल ली? सो यूजुअली इफ आई टॉक अबाउट माय स्कूल लाइफ, तो स्कूल लाइफ में एक साइंस एग्जीबिशन था जिसमें मैंने टॉपिक लिया था बायोटेक्नोलॉजी, एंड हमने उस पे मॉडल बनाए थे बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। सर हाउ टू मतलब इंक्लूड बायोटेक्नोलॉजी स्पेशली इन एग्रीकल्चर और उसको क्रॉप को इंक्रीज करेंगे। तो वो मॉडल इतना अच्छा था कि डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट प्लेस आ गया, फिर स्टेट में फर्स्ट प्लेस आया, फिर आई गॉट सिलेक्टेड फॉर सदर्न इंडिया, फिर नेशनल लेवल। सो एंड आई मतलब रेड बायोटेक्नोलॉजी सो मच कि आई डिसाइडेड टू एंटर इनटू फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देन जब मैं इंक्वायर किया कि बायोटेक्नोलॉजी फील्ड मतलब क्या करना है, सो बीएससी में बीबीएम बोल के एक ब्रांच है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा। सो आई डिसाइडेड टू टेक बीएससी बीबीएम एंड देन डू MSc in biotechnology, then to clear the entrance exam NET जो होता है, क्लियर करने के बाद रिसर्च में एंटर हो सकते हैं एंड वी गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो दिस वाज माय प्लान, राइट। बट जैसा सबका होता है पेरेंट्स को मेरा बेटा डॉक्टर बनना है, मेरा बेटा डॉक्टर बनना है, तो बस रैंक आ गई तो बोले डॉक्टर MBBS सीट लेना है। एट दैट टाइम हम छोटे थे तो इतना स्ट्रांगली अपोज नहीं कर सकते थे, तो पेरेंट्स ने बोला ले लो, तो हमने ले लिया, तो बन गए डॉक्टर। तो इस तरह से हमने MBBS में। सर आपके फादर क्या करते हैं? माय फादर इज अ बिजनेसमैन। अच्छा। तो फिर उन्होंने आपको कहा कि उनका सपना था डॉक्टर बनाना है आपको? उनका सपना, मेरे पेरेंट्स का सपना था कि डॉक्टर बनाना है। हाँ। और हमारा बड़ा बेटा डॉक्टर ही बनना है। लो, तो फिर अभी रैंक आ गई थी, फ्री सीट तो मिल रही थी, तो पेरेंट्स कैसे छोड़ेंगे, फ्री सीट मिल रही है, रैंक आया तो थोड़ी BSc में जाने देंगे, तो बोले चलो ले लो, मैंने बोला ले लिया। तो आपका मन किया सर, जैसे कि हर बच्चे का होता है कि एक बार स्पोर्ट्समैन बनने का दिल जरूर आता है स्कूल में? हाँ, नहीं स्पोर्ट्समैन बनने का तो मन जरूर आता है, एंड आई प्लेड मेनी स्पोर्ट्स व्हेन आई वाज एट स्कूल, बट किसी में भी मैं बहुत अच्छा नहीं था। सो कभी भी मन नहीं किया कि कोई स्पोर्ट्स में जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स में उतना एक्सेल था नहीं, सब में बस एवरेज था। तो आई नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग ए स्पोर्ट्समैन। तो फिर लगा कि अब डॉक्टर बनते हैं। और फिर पापा इतने कन्विक्शन से कहते हैं ना कि डॉक्टर के बारे में इतनी अच्छी बातें करते हैं कि जैसे मुझे भी मेरे पापा ने कहा, मेरा कभी ऐसा खास था नहीं मन, पर पापा ने कहा बेटा बहुत बढ़िया। तो हमने पापा कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे। तो फिर सर जब नीट की तैयारी शुरू करी होगी, ठीक है, तो कैसे शुरू किया? 11वीं में सीरियस हो गए या फिर 11वीं में एक बार थोड़ी डुबकी खाई, फिर 12वीं में लगा नहीं अब सीरियस होना चाहिए, कैसे किया सर? हाँ, ये गुड क्वेश्चन है। एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा परसेंटेज कम आया था, क्योंकि हाई स्कूल में थोड़ा, जैसे हाई स्कूल में आते हैं हम थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, तो पढ़ाई थोड़ी कम हो गई। तो 10th स्टैंडर्ड में मेरा परसेंटेज कम आ गया, कम मतलब 81%, लेकिन वो मेरे डैड के लिए बहुत ही कम था। अच्छा। तो माय डैड डिडंट स्पीक मी फॉर 3 months आफ्टर द रिजल्ट, 3 months। तो वो मुझे थोड़ा लगा यार मेरे डैड मुझसे 3 months बात नहीं किए,
तो फिर मैंने डिसाइड किया मेरे डैड के लिए अभी क्या करेंगे हम, +1 +2 पढ़ेंगे। तो +1 +2 मैंने थोड़ा मन लगा के पढ़ा, सो दैट अभी +2 तो क्रिटिकल सिचुएशन होता है, कुछ ना कुछ तो डिसाइड होना है। तो मैंने +1 +2 इसलिए थोड़ा मन लगा के थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ा। पढ़ने के बाद तो रैंक आ गया और वो फ्री सीट मिल गया, तो जैसे मैं बताया एमबीबीएस में आ गया। तो वो एक ट्रिगर था मेरे लिए जिसने मुझे पुश किया कि +1 +2 में पढ़ने के लिए। और फिर जब एमबीबीएस में घुसे सर, तो घुसते ही सर आजकल तो फर्स्ट ईयर के बच्चे सर सारे मतलब एडमिशन नहीं हुआ है 23 बैच का, लेकिन 23 बैच ने अश्विनी सर से पढ़ना शुरू कर दिया है। तो सर आपको कब लगा कि यार अब मुझे नीट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके टाइम में नीट आ गया था, राइट? सही है, नीट आ गया था, बट द प्रॉब्लम वो था कि हमारी कॉलेज नई कॉलेज थी, तो वहाँ पे सीनियर्स भी उतना मतलब पढ़ने का माहौल कुछ बनाए नहीं थे, तो कोई भी मोटिवेट करने वाला भी नहीं था, और हमें पता भी नहीं था कि नीट को प्रिपेयर कैसे करना है, क्या करना है। तो पूरा एमबीबीएस नीट प्रिपरेशन में मैंने कुछ नहीं लगाया, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था, तब ऐप वगैरह भी नहीं थे। तो जैसे एमबीबीएस खत्म हुआ तो फिर सब लोग कोचिंग ज्वाइन कर रहे थे, तो इस तरह से फिर मुझे थोड़ा जॉब करना था, तो 2-3 इयर्स मैंने जॉब की, फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन क्या जॉब करी सर? जॉब मैंने केरला में की, केरला। अच्छा, आप सर बॉर्न ब्रॉट अप क्या? बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कर्नाटका। अच्छा, कहाँ पे कर्नाटका सर? कर्नाटका में अ स्मॉल प्लेस नियर मैसूर। ओके, क्या नाम है? सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप प्लेस का नाम है कोल्लेगाल। अच्छा, तो एक्चुअली सर ये हमारे बच्चे जानना चाहते हैं कि आप आए कहाँ से, ओरिजिनल स्टोरी चल रही है सर, एक बिल्कुल ना ये छोटा प्लेस है कोल्लेगाल, जो मैसूर के पास आता है, तो वहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप। फिर देन आई डिड माय एमबीबीएस इन गुलबर्गा, कर्नाटका। फिर आई डिड माय एमडी इन ईएसए मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। अच्छा, एंड देन डिड माय फेलोशिप इन न्यूरोमाइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम निम्हांस। तो जैसे एमडी ईएसए मेडिकल कॉलेज बैंगलोर में ले लिया, तो फिर बैंगलोर में ही सेटल हो गया। देन आई गॉट मैरिड इन बैंगलोर, आई सेटल्ड इन बैंगलोर। सो आई केम फ्रॉम कोल्लेगाल, ए स्मॉल प्लेस नियर मैसूर। तो सर फिर आपने कोचिंग का सोचा, तो कोचिंग जब कर रहे थे तब सर, मतलब पढ़ाई की बात नहीं कर रहा सर, जब इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, बैंगलोर तो सर शहर भी इतना प्यारा है, मतलब उस जैसा मौसम भगवान हर शहर को दे, ठीक है? तो सर उस टाइम पे सर आपको कैसा लगता था कि सारे यार दोस्त कुछ अलग कर रहे हैं और आपको पढ़ाई करनी है, तो कैसे कर पाते थे सर वो? ये चीज बताता हूँ, एंड सबसे बड़ी चीज क्या है, आई वॉज ए भाटिया स्टूडेंट। तो मैंने बैंगलोर में कोचिंग ज्वाइन की थी, भाटिया ज्वाइन की थी, ठीक है? तो भाटिया ज्वाइन की और मैंने कोचिंग स्टार्ट की। सो एज यूजुअल कोचिंग क्या था, मार्च एंड में स्टार्ट हुआ था, मार्च 28, राइट, आई रिमेम्बर स्टिल द डेट। तो अप्रैल 1 मंथ था, क्योंकि मई फर्स्ट वीक में तब एम्स था, यानी सेट नहीं था, तो एम्स था। तो 1 मंथ अच्छे से पढ़ाई किया, जैसे सबको स्टार्टिंग में जोश होता है कि पढ़ना ही है, तो इवन आई स्टार्टेड 1 मंथ, आई प्रिपेयर्ड, देन आई गेव द एम्स एग्जाम, देन आई गॉट अ रैंक सम 8000। लेकिन जो मेरे बाजू बैठते थे रीडिंग रूम में, सर किसी का 300, किसी का 200, एक बंदे का आ गया 88। तो फर्स्ट टाइम मुझे लगा काश मैं एमबीबीएस में पढ़ा होता। अब हम सब एक ही महीना पढ़े हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर कोचिंग, 1 मंथ ही पढ़ाई हुई है, लेकिन मेरा आ गया 8000, उनका आ गया 800, 200। तो डिफरेंस इतना ही था, वो एमबीबीएस में अच्छे से पढ़े थे, सो मैं पढ़ा नहीं था। तो फर्स्ट टाइम मुझे लगा, रिग्रेट हुआ कि पढ़ना चाहिए था। सो तब से आज तक मैं बस पढ़ता हूँ, तब से आज तक। तो मैं सबको, स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसा रिग्रेट बाद में सबको होगा जो एमबीबीएस में नहीं पढ़ा होगा, इसलिए एमबीबीएस में ही पढ़ना है। ऐसे नहीं कि बस पढ़ते ही रहो, लाइफ है यार, थोड़ा एंजॉय भी करना है। तो थोड़े लोग कहते हैं ना, बुक वर्म्स बोलते हैं, बस सुबह शाम बुक में पढ़े रहे, कहीं नहीं जाएंगे, राइट, खाने नहीं जाएंगे, डिनर पे नहीं जाएंगे, ऐसा भी आई डोंट लाइक। देखो लाइफ है, लाइफ में बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेंट। सो थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी रहना चाहिए, लेकिन पढ़ने में थोड़ा भी नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। सो हम मेहनत लगा के एमबीबीएस से फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। अभी तो नेक्स्ट आने वाला है, तो ध्यान तो देना है, वरना कल का दिन रिग्रेट होगा जैसा मुझे हुआ। तो इससे अच्छा कि स्टार्टिंग से पढ़ लो, लेकिन बैलेंस रखो। तो सर एक नया बच्चा जो अभी 2023 का फर्स्ट ईयर में आने वाला है सर, उसके लिए आपकी सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस क्या रहेगी सर? इम्पोर्टेंट एडवाइस, बिल्कुल, जो आपको लगता है कि बेस्ट एडवाइस है ये। जैसा हर टॉपर्स बोलते हैं, हर टॉपर्स 80-20 रूल बोलते हैं। सर 80-20 रूल उनका होता है, 80% ऑफ द टाइम नोट्स पे दो, 20% ऑफ द टाइम क्वेश्चन सॉल्व करो। सो मैं फर्स्ट ईयर के बच्चे को ये बोलता हूँ, 80-20 रूल, 80% ऑफ द टाइम पढ़ने में लगाओ, 20% ऑफ द टाइम एंटरटेनमेंट में लगाओ।
सर मैं साथ में एक चीज कहूंगा, पता है कि अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो ना और तुम घूम नहीं रहे तो मैं कह रहा हूँ तुम स्टूपिड हो। अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो कि अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखे नहीं गए तो तुम स्टूपिड हो, और वही थर्ड ईयर में अगर तुम अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गए तो तुम ज्यादा स्टूपिड हो। तो कम स्टूपिड बनो और फर्स्ट ईयर में मजे करो, क्योंकि ये अगर यादें नहीं बनाई तो सर बताओ यादों के बिना जिंदगी क्या रह जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और थोड़े लोग बुकवर्म्स जो होते हैं, पढ़ते पढ़ते अपनी लाइफ पढ़ने में गुजार देते हैं, अल्टीमेटली कोई ना कोई सीट ले लेते हैं। और जो लाइफ एंजॉय करके रहते हैं वो भी कोई ना कोई सीट ले लेते हैं, कभी कभी ये बेटर परफॉर्म कर जाते हैं। तो अल्टीमेटली उसने अपनी लाइफ गंवा दी एमबीबीएस में पढ़ाई के पीछे, तो कुछ भी एंजॉयमेंट नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। लाइक आई सेड, बैलेंस। तो आई प्रीफर 80-20 रूल आजकल, बिकॉज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम मेहनत में लगाना है। ऐसे नहीं कि 50-50% आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 20% एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, लाइफ है यार, लाइफ तो जीनी है। सर मैं तो खुद कहूंगा भाई, लास्ट संडे मैं अपने कुछ कॉलेज के यारों से मिला हूं, तो मेरे कॉलेज वालों की पीजी खत्म हो गई है, तो वो अलग अलग जगह से वापस आ रहे, तो रीयूनियन सा हुआ। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं शायद सालों में इतनी तेज हंसाऊंगा ना दिल से, बिल्कुल ही। बट तुम जब वहां बैठते हो तुम्हें लगता है कि यार जिंदगी कहाँ थी और कहाँ ले आई है, और हम चाहे आज लाइफ में सक्सेसफुल भी हो गए होंगे, मगर वो कहते हैं ना, कितने ही पैसे भी ले ले मुझे हॉस्टल के दिन वापस ला दे, वही चीज है टोटल में। तो सर इसी बात के से मैं आता हूँ कि सर आप हॉस्टल में रहे, तो आपकी सबसे क्रेजी स्टोरी क्या रही है सर हॉस्टल की? नहीं, हॉस्टल में तो अक्सर क्या होता है, तो सर बताना, ठीक है ना, बिल्कुल अनफिल्टर्ड, कि सबसे क्रेजी स्टोरी मेरी ये रही है, मैंने ये किया था। कहीं धमाल तो मचाया होगा सर आपने? नहीं, हॉस्टल में तो बस एंजॉयमेंट रहता था। जैसा कोई भी फेस्टिवल आ जाए या कोई भी न्यू ईयर आ जाए, तो सब लोग मिलना, चिल्लाना, घूमना, मतलब ये एंजॉयमेंट तो बाहर नहीं होगा। I always prefer to stay in hostel and स्टूडेंट्स को भी यही बोलूंगा कि stay in hostel, है ना। लेकिन मैनेज, टेक आउट टाइम टू रीड। लेकिन हॉस्टल में जैसा मजा आएगा, जैसे लाइफ जाएगी, वो तो बाहर अकेले में नहीं आएगी। एंड जैसा आपने बोला क्रेजीएस्ट मोमेंट, मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं क्रेजीएस्ट मोमेंट इन हॉस्टल, मतलब जनरल ऐसा ही था। बट थोड़े स्टूडेंट्स थे जो फर्स्ट ईयर हॉस्टल में रहे, फिर फर्स्ट ईयर रिजल्ट आने के बाद वो सोचे यार हमारा रिजल्ट कम आ गया। क्यों कम आ गया? क्योंकि हॉस्टल में रहने की वजह से कम आ गया, क्योंकि आपके साथ क्या है, एंजॉयमेंट हो गया, पढ़ाई कम हो गई। ठीक है, अब दे थॉट टू लीव द हॉस्टल। ठीक है, मेरे बैचमेट्स दे लेफ्ट द हॉस्टल, दे वेंट एंड दे मतलब टुक अ रूम एंड ऑल, दे स्टार्टेड स्टडीइंग। ठीक है, सेकंड ईयर का जब रिजल्ट आया, हॉस्टल में हम जो थे एज यूजुअल पास हो गए, जैसा फर्स्ट ईयर भी पास हुए थे। ये जो छोड़ के गए थे ये फेल हो गए। जब तक हॉस्टल में थे पास तो हो गए यार। ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा क्यों फेल हुए होंगे वो? अगेन सेम थिंग है, अगर अकेले रह रहे हो तो खुद को पुश करना और उतना डेडिकेशन रहना चाहिए कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। अकेले हो गए तो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है और पढ़ने के लिए मन नहीं लगता है, बोर भी होता है। अगर फ्रेंड्स के साथ रहते हो तो एंटरटेन भी हो जाएगा, जब पढ़ने बैठे हो तो पढ़ाई भी हो जाएगी, घूमने जाते हो घूमने जाना भी हो जाएगा। इट इज ऑल हाउ यू मैनेज, इट इज इन योर हैंड। ऐसा नहीं कि हॉस्टल में रहने से सिर्फ मस्ती होगी, मस्ती तो होगी, पढ़ाई भी होगी, लेकिन बाहर रहने से पढ़ाई करने के लिए होगी पढ़ाई। अकेले थोड़े लोग कर लेते हैं अकेले रह के पढ़ाई, जैसे मेरी क्लास का टॉपर था, बाहर था, अकेला था, लेकिन सुबह शाम पढ़ता था। लेकिन सबके बात नहीं, हर बंदा अलग होता है। एवरी पर्सन इज डिफरेंट। कोई अकेला कर जाता है, कोई अकेला नहीं करता। तो उसको देखना है उसका प्रेफरेंस क्या है। तो आई प्रीफर टू स्टे इन हॉस्टल। अकेला मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मैं तो बस सोऊंगा, मोबाइल में टाइम पास करूंगा। अगर हॉस्टल में होऊंगा, जब पढ़ाई में सब लोग पढ़ रहे हैं, तो वो माहौल थोड़ा एटलीस्ट पढ़ने के लिए पुश तो करेगा, एटलीस्ट एंड मोमेंट में थोड़ा पढ़ लेंगे। अगर मैनेज करके डेली देखो, एक चीज है कंसिस्टेंसी, जो हमेशा सबको पता है, सब लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी, परसीवरेंस। 1 आवर भी डेली निकाल लेगा स्टूडेंट, 1 आवर एवरी डे, लेकिन कंसिस्टेंसी होना चाहिए, परसीवरेंस, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक। तो बोलता हूँ टॉप कर जाएगा नीट एग्जाम या नेक्स्ट एग्जाम। कंसिस्टेंसी 1 आवर, बाकी का पूरा मस्ती कर, लेकिन 1 आवर निकाल ले। कंसिस्टेंसी, परसीवरेंस है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जिसमें परसीवरेंस आ गया, 1 आवर भी निकाल लेगा एवरी डे, लेकिन फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक सिंसियरली सर सीट नहीं लेगा, टॉप कर जाएगा, कोई नहीं होगा उसको बीट करने। सर काफी डीप बात कही सर आपने, बहुत ही बातों के अंदर, कि 1 घंटा अगर रोज निकाल लें तो पॉसिबल है। और मैं इसका गारंटी दूंगा, ऐसे नहीं कि बस बोल रहा हूँ, आई एम दैट श्योर कि 100% वर्क करे। 1 आवर भी निकाल रहे, परसीवरेंस रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी। कुछ भी आ जाए, अब देखो मूवी भी जाना है, जाके आ जाओ, मॉडिफाई कर लो, जाने से पहले 1 आवर पढ़ लो या आने के बाद 1 आवर पढ़ लो। सर फंक्शन है, जाना है जाओ, लेकिन जाने से पहले कर लो या आने के बाद। घर जाना है जाओ,
लेकिन घर जाके भी 1 आवर निकाल लो, 23 आवर्स तो मजे कर, लेकिन परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी होगी तो मैं गारंटी दूंगा टॉप कर जाए। सर देखो आज के दिन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर कंसिस्टेंसी के ऊपर, मुझे सोशल मीडिया, राइट? मैं सर झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम की रील्स पे एडिक्टेड हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती क्योंकि मैं आधा घंटा रील देख रहा हूँ। और जो आजकल लोग कंटेंट बना रहे हैं सर, इतना बढ़िया कंटेंट है, और मैं कुछ सीरियस नहीं देखता, मैं सिर्फ फनी फनी चीजें देखता रहता हूँ। तो सर आपको क्या लगता है सोशल मीडिया की इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से कैसे डील करा जाए? सिंपल मेथड है, अभी मोबाइल के बिना तो बंदा आजकल पागल हो जाएगा। ऐसा नहीं बोल सकते मोबाइल यूज मत कर, और नीड भी है, यू शुड बी इन सोशल मीडिया। बट वन थिंग इज, जब हम पढ़ते हैं, जैसे स्टडी सेशन, जैसे मैं पढ़ता हूँ 1 आवर मुझे पढ़ना है, तो वो 1 आवर में आई शुड नॉट यूज सोशल मीडिया, बस दैट 1 आवर आई शुड नॉट यूज सोशल मीडिया। जब पढ़ते हो विद कंसंट्रेशन, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि हमारा एम पढ़ना नहीं है, पढ़ते हुए उसको समझना और उसको रिटेन करना। जब मेडिकल फील्ड में है तो रिटेन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंटेंट ज्यादा होता है, तो वी हैव टू वर्क ऑन रिटेनिंग आल्सो, इट इज नॉट जस्ट रीडिंग एंड कंप्लीटिंग द कंटेंट। सो इसलिए मैं हमेशा एंट्रेंस प्रिपरेशन स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मच यू हैव रेड, व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू रिमेंबर। क्योंकि मैंने इतना पढ़ लिया, याद कुछ नहीं है, तो आंसर क्या करेंगे? इतना ही पढ़ना चाहिए जितना याद रख सकते हो। तो व्हाट आई वाज टेलिंग वाज कि पढ़ते वक्त ना ध्यान से पढ़ना चाहिए, विद कंसंट्रेशन एंड विदाउट डिस्ट्रैक्शन। तो वो स्टडी सेशन विदाउट मोबाइल कर ले, हो गया, फिर बाकी का टाइम आप यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया। नहीं सर मैं थोड़ा ज्यादा स्टूडियस हूँ, तो एक चीज जो बहुत बेनिफिट है लाइफ में, लाइक 10 बजे के बाद मोबाइल यूज नहीं करना। ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब लोग यूज करते हैं 10 बजे के बाद। सर 10 बजे के बाद ये होता है, कब 12, 1, 2, 3 सुबह के 4, 5 भी बज जाते हैं, समझ में नहीं आता। तो इसकी वजह से क्या हो गया, नींद चले गई। सो नेक्स्ट डे अगर आप अगर पढ़ भी लोगे, so you're reading but your brain is stressed, that's why it can't understand, it can't retain, you're just covering the content. So पढ़ के समझ के रिटेन करने के लिए आपके ब्रेन को रेस्ट मिलना चाहिए। so that's why sleep is very important. जो आजकल स्टूडेंट्स क्या है, सोते ही नहीं है, हॉस्टल में पूरी रात जगे हुए रहते हैं, वो बहुत मुश्किल है जल्दी सोना हॉस्टल में। लेकिन अगर कोई भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है, द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज नॉट यूजिंग मोबाइल आफ्टर 10 PM और 11 PM, अगर कोई लाइफ में ला लिया, तो मैं बोलता हूँ उसको कि he got 1/3 of the time extra compared to all other people who are using mobile, क्योंकि रात में 3-4 hours ऐसे ही चले जाएंगे। तो 2 बेनिफिट है, रात में या पढ़ाई करो या सो जाओ। पढ़ाई कर लोगे तो पढ़ाई हो जाएगी, सो जाओगे तो ब्रेन फ्रेश हो गया, नेक्स्ट डे कुछ कर सकोगे। सर सोशल मीडिया में रहना है, बट लेट नाइट नहीं रहना है, नॉट लेट नाइट। इवनिंग कर लो सोशल मीडिया पे, जो करना है नाइट में भी कर सकते हो, 7, 8, 9 अप टू 10 PM, but after 10-10:30 better not to enter into social media, better not to use mobile. बस बुक ले लो, पढ़ाई करो या सो जाओ। अभी स्टूडेंट्स मुझे एक चीज बोलते हैं, सर रात में नींद नहीं आती है। मैं बोलता हूँ यार बुक उठा के खोल, देखेंगे क्यों नींद नहीं आती। अब मोबाइल लेकर बैठेंगे तो नींद नहीं आएगी। बुक इज द बेस्ट सेडेटिव, है ना, बुक इज द बेस्ट सेडेटिव। सर काफी अच्छा था। सच में। अब मोबाइल लेके बैठता है और बोलता है कि नींद नहीं आ रही है, नहीं आएगी ना, नहीं कह रहा नहीं सर, कह रहे PSM पढ़ना शुरू करो। हाँ, बुक खोल के बैठ जाओ यार, पढ़ते पढ़ते ऐसे ही सो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। तो अगर बुक लेके बैठे ना 10:30 के बाद, 2 चीज होगी, या पढ़ लोगे या सो जाओगे, बोथ आर बेनिफिशियल। तो रात में सोशल मीडिया से जो अवॉइड कर लेगा, इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, अवॉइड कर लेगा, वो बहुत कुछ कर जाएगा, नॉट ओनली इन MBBS, नॉट ओनली इन एंट्रेंस फील्ड, इन हिज लाइफ, इन हिज हर लाइफ, वो बंदा बहुत कुछ कर सकता है। ये तो सोशल मीडिया तो सर मेरा खुद इंस्टाग्राम रील से दिमाग खराब कर रखा है बैठे बैठे। चलो सर, तो बच्चों एक ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर के पास। तो सर की ओरिजिनल चॉइस वाज मेडिसिन, ठीक है ना। सर गॉट अ सीट इन मेडिसिन, वेरी गुड कॉलेज, बट सर चोज माइक्रोबायोलॉजी फॉर अ रीजन। नाउ दैट्स समथिंग दैट इज वेरी अनयूजुअल। हमने किसी ने नहीं सुना मेडिसिन छोड़कर माइक्रोबायोलॉजी लेते हुए। तो सर ने जब ये स्ट्रैटेजी ली थी, जब ये स्ट्रैटेजी बनाई होगी घर बैठ के, तो सर मैं इतना मान सकता हूँ आपने शायद ये किसी को बताई होगी, तो उसने आपको कहा होगा कि मतलब नो तो आए होंगे बहुत जगह से आपको। नो छोड़ दो, मुझे पागल बताया। हाँ, मेरे फैमिली मेंबर्स। हाँ, क्योंकि अगर मुझे कोई बच्चा कहे ना कि ये चीज कर रहा हूं, तो मैं भी शायद पागल ही कहूंगा। तो सर क्या सोचा आपकी उधर रैंक आई, फिर क्या सोचा आपने, और फिर कैसे इतने गट्स आए आप में कि आप इतना बड़ा स्टेप लो?
जैसे मैंने पहले बता दिया था, जब मैं +2 में था, जब मैं स्टेप नहीं ले सका जो मुझे करना था, जैसा BSc BBM बायोटेक्नोलॉजी, तो अब MBBS हो गया था एंड थोड़ा जॉब करके 2 to 3 इयर्स सेटल भी हो गए थे। फिर हमने कोचिंग ली। जब कोचिंग में एंटर किया, जब भाटिया ज्वाइन किया, आई वाज वेरी हैप्पी ज्वाइनिंग भाटिया, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स कॉन्सेप्चुअली पहले बार समझ में आया। ऑल फैकल्टीज वर ऑसम। टू बी फ्रैंक, आई लाइक 17 faculties out of 19, and out of these 17, 8 were my favorite at my time. मेरे पर 8 were my favorite. कौन थे सर? अब जैसे तमीम सर है, जय सर, तो वो तो तब से तमीम सर, जय सर, तो वो तो बेस्ट थे। और 3-4 फैकल्टी तब थे, अभी नहीं है, तो वो भी मेरे फेवरेट थे। अरे सर बताओ ना। जैसा 3-4 फैकल्टी तो मेरे फेवरेट थे। तो बस आई वॉज वेरी हैप्पी एंड व्हेन आई वाज अटेंडिंग द क्लासेस, सो सब लोग अच्छा पढ़ा रहे थे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे थे। आई वाज वेरी फैसिनेटेड एंड एक्साइटेड टू अटेंड द क्लासेस, बट एवरी टाइम मुझे लगता था अगर इसको ऐसा पढ़ाया होता तो स्टूडेंट को और अच्छा होता, मुझे एज ए स्टूडेंट इसमें कुछ ऐसा होता तो और अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन मुझे लगता था। एंड देन आई थॉट, जब कोचिंग खत्म हुआ तो रिवीजन में थोड़ा स्ट्रगल हुआ, रिवीजन 3 रिवीजन कर नहीं पाए, मतलब कंटेंट वास्ट होता है, तो फिर सिली मिस्टेक ज्यादा होने लगे। सो फिर आई सॉ कि एवरी स्टूडेंट स्ट्रगल इन द एंट्रेंस प्रिपरेशन, सो आई डिसाइडेड कि विल एंटर इनटू टीचिंग फील्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने हैं। सो आई थॉट विल एंटर, विल चेंज, विल मेक दीज चेंजेस। तो मुझे टीचिंग फील्ड में जाने के लिए इंटरेस्ट आया भाटिया ज्वाइन करने के बाद। देन अभी टीचिंग में जाना है तो एकदम ऐसा डिसीजन ले नहीं सकते, अभी चले जाऊंगा टीचिंग में, कोई भी सब्जेक्ट लेकर, स्टूडेंट्स लाइक नहीं करेंगे, तो फिर पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। तो ऐसा फूलिश प्लान तो नहीं कर सकते, तो मैंने बैकअप भी रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिसाइडेड टीचिंग, बिकॉज मैं नेशनल लेवल डिबेट प्लेयर हूँ, मतलब डिबेट कॉम्पिटिशंस में नेशनल लेवल तक गया हूँ, तो डिबेट कॉम्पिटिशंस में सब फर्स्ट आया हूँ, तो अच्छा था। और सेकंड, ऑल माय सेमिनार्स वेंट वेरी वेल ड्यूरिंग माय MBBS। HODs they used to praise कि this is how you have to take the seminar। तो मैंने देखा टीचिंग में थोड़ा अच्छा ही लग रहा था और टीचिंग में जाने के लिए इंटरेस्ट आया, तो आई डिसाइडेड विल एंटर इनटू टीचिंग। देन अपॉर्चुनिटी भी देखनी है ना, वन इज अपॉर्चुनिटी। अगर मैं मेडिसिन माय चॉइस वाज मेडिसिन, अगर मैं मेडिसिन लेता टीचिंग में आना होता तो आज मैं भाटिया में ना होता, क्योंकि तमीम सर ही होते। वो तो है। वो मैं कह सकता हूँ। व्हाट आई सॉ वाज माइक्रोबायोलॉजी में right all institutes were struggling to get a good faculty, even जो हमारे लिए हुआ था भाटिया में, students they didn't like microbiology class, and everywhere I came to know कि microbiology में मतलब institute we have good faculties, but subject ऐसा है कि पढ़ाना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि good faculty नहीं है, we have good faculties, but subject ऐसा है माइक्रोबायोलॉजी, पढ़ाना बहुत मुश्किल है। so many organisms, एक से पढ़ाते जाएंगे, तीसरे पे भूल जाएंगे पहला क्या पढ़ाया था। और मैं पढ़ाता हूँ, मेरी क्लास में 140 ऑर्गेनिजम्स, 5 days क्लास में 140 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ाता हूँ, एंड आई मेक श्योर कि वो सारे 140 स्टूडेंट्स को एट द एंड ऑफ द डे याद हो जाए, अगर जाके घर पे ना भी पढ़े। तो मुझे पता था माइक्रोबायोलॉजी एक फील्ड है जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट टू टीच है, इस पे कुछ अलग से करके सिंप्लीफाई कर देंगे, जो नॉट ओनली कवर हो जाए, कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए और स्टूडेंट्स को क्लास में ही याद हो जाए कि जाके रिवाइज ही ना करना पड़े और सिली मिस्टेक ही ना हो, सारे क्वेश्चंस राइट हो जाए। तो मैंने देखा अपॉर्चुनिटी खुला था, तो इफ आई एंटर इनटू दिस आई गेट अ अपॉर्चुनिटी वेरी सून, सो आई डिसाइडेड आई टुक माइक्रोबायोलॉजी हिम्मत से। तो पेरेंट्स वर अगेंस्ट, फैमिली वर अगेंस्ट, कजिन्स वर अगेंस्ट, सो एट दिस टाइम आई टुक अ डिसीजन कि नहीं, वो बोल रहे थे पागल है यार, क्लिनिकल छोड़ के बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल सीट छोड़कर अगर माइक्रो ले रहा है, तो बोले कुछ तो फ्रेंड्स तो देवर डेड अगेंस्ट, फ्रेंड्स तो डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिए पागल है। सो मतलब आई हैड माय एम कि अभी टीचिंग मैंने डिसाइड कर लिया, तो आई डिसाइडेड टीचिंग। तो माइक्रो ओपन फील्ड देखा तो अपॉर्चुनिटी है, तो आई डिसाइडेड माइक्रो, देन आई जॉइंड माइक्रो। अगर टीचिंग पसंद ना आए स्टूडेंट्स को तो माइक्रो लेके एक तो फूलिशनेस हो जाएगा, तो आई प्लान फॉर प्लान बी। मैंने ये सोचा कि फेलोशिप कर लेंगे न्यूरो माइक्रोबायोलॉजी निम्हांस में, राइट। अगर फेलोशिप कर लेंगे तो वहां पे थोड़ा 2-3 अच्छे से स्टडीज कर देंगे, तो फिर हमें रिसर्च वर्क में जाना आसान हो जाएगा। और ये निम्हांस है ना, इनका लिवरपूल यूनिवर्सिटी यूके के साथ, राइट, थोड़ा ये है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम कर लेंगे 2-3 स्टडीज तो लिवरपूल यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, रिसर्च में आसान हो जाएगा। और तीसरा प्लान ये था, अगर टीचिंग फेल हो गया, अगर फेलोशिप भी नहीं किया, यूके भी नहीं जा सके रिसर्च के लिए, तो माय थर्ड प्लान वाज डू DM इन्फेक्शियस डिसीज इन एम्स,
Right. Sir, DM infectious disease, MD medicine people are eligible. Other than that, MD microbiologists are eligible. तो MD microbiology के बाद DM infectious disease कर लेंगे तो I am back to the clinical field. I am back to my field, medicine, जिसमें मैं in which I am interested. So this is how planned. First teaching, नहीं होगा तो निमांस में फेलोशिप करके रिसर्च, अगर उसमें भी फेल हो गया तो DM infectious diseases करके back to in my field, that is medicine. So this is how planned. And I started teaching microbiology from first year of my PG. Right, 5 months I worked day and night. How can I simplify it? How can I make it easy to the students? Then I prepared my class. Then I just started teaching. So finally I'm here teaching microbiology. And God bless us for that. मतलब सर तब आए थे हमारे पास, तमीम सर लेकर आए थे कि क्लास कराओ नचिकेत, क्लास की गारंटी मेरी है। और मजाल है आज तक एक क्लास भी एक्सीलेंस क्लास सर की अगर नीचे गई हो तो सर अब आते हैं, एक अलग सा सवाल है सर, कहानी आपकी इतनी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो सर आपको क्या लगता है कि व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ टिल नाउ? ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन जो आपको लगा हो कि दैट ये मतलब कि मैंने कर लिया तो मेरा जो एक होता ना सर सक्सेस लेवल था, जो मैंने सोचा था लाइफ में कि ये हो जाएगा, वो हो गया। जैसा मैंने आपको बताया था, पहले तो मेरा प्लान अलग था, और जब टीचिंग का प्लान आया तो प्लान ए प्लान बी प्लान सी बन गया। और टीचिंग में जब मैं आया, जब मैंने फर्स्ट क्लास की, स्टूडेंट्स जब एंटायर डे मेरी क्लास में बैठे रहे, तब मुझे लगा एस। तो फर्स्ट क्लास थोड़ा टेंशन होता है, हार्ट बीट बढ़ गया था। अभी जब मैंने फर्स्ट टी ब्रेक दिया, पता नहीं स्टूडेंट्स वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो सारे स्टूडेंट्स वापस आ गए। फिर जब लंच ब्रेक दिया, देयर वाज हाई चांस के स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, लेकिन ऑल स्टूडेंट्स दे केम बैक। जब जो लगा मुझे यस, मतलब मैंने जो सोचा वो हो गया। इट वाज माय फर्स्ट क्लास, तो बस जो लगा वैसा तभी लगा, उसके बाद तो एज यूजुअल लाइफ। कब थी सर फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास 2017। और कहाँ थी? बैंगलोर भाटिया? बैंगलोर भाटिया। So initially 3 years so I took classes only in Bangalore Bhatia. So first class was in Bangalore Bhatia. सर की जब पहली क्लास हुई थी तो we got this review in Delhi कि somebody new has come up, क्लास बहुत अच्छी जा रही है, तो हमने कहा ट्राई करते हैं। उस टाइम पे we had an established faculty। जब गुरुकुल का सेकंड एडिशन लॉन्च हो रहा था, तब तमीम सर ने मुझे कहा था फोन करके दैट यू डोंट हैव टू वरी, माइक करो तुम्हारी मैं सेटल करके दूंगा। और हम आया, तमीम सर का वर्ड तो फाइनल होता है, तो सर ने कहा, हमने कहा ठीक है, और फिर सर ढूंढ के लाए हमारे लिए हीरा, और थिंग्स हैव बीन लाइक कंप्लीटली यू नो डिफरेंट सिंस देन। तो सर अब आता दूसरा क्वेश्चन कि सर व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट रिग्रेट इन लाइफ? ग्रेटेस्ट रिग्रेट, जैसे मैंने आपको बताया था वही है, एमबीबीएस में नहीं पढ़ाई की, स्पेशली सेकेंड ईयर एमबीबीएस। सी बीइंग आज भी रिग्रेट है उसका, कि एमबीबीएस में पढ़ाई नहीं की, स्पेशली इन सेकेंड ईयर एमबीबीएस। सी व्हेन यू आर ए मेडिको, फाउंडेशन सब्जेक्ट्स आर पैथो, फार्मा, माइक्रो, सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स। आप नीट देने वाले हो, या आगे वाला नेक्स्ट देने वाले हो, या आईएनएस सेट देने वाले हो, या फॉरेन एग्जाम्स देने वाले हो, लैब, यूएसएमएल, कुछ भी हो जाए सर, मेडिकल फील्ड में कुछ भी एग्जाम देना है, अगर पैथो, फार्मा, माइक्रो में इफ यू आर नॉट स्ट्रांग, योर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स कांट बी स्ट्रांग। पैथो, फार्मा इज लाइक फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स इज द बिल्डिंग जो ऊपर दिख रही है। अगर फाउंडेशन ही वीक होगा तो बिल्डिंग स्ट्रांग बन ही नहीं सकती, कभी भी गिर सकती है। तो पैथो, फार्मा के बगैर क्लिनिकल सब्जेक्ट स्ट्रांग हो ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं माइक्रो फैकल्टी हूँ, ये सभी कहते हैं, ये तो ओपन फैक्ट है, रियलिटी है। तो सेकंड ईयर एमबीबीएस में मैंने पैथो, फार्मा, माइक्रो उतने अच्छे से नहीं पढ़ी, और फर्स्ट ईयर में जब पास हो गए, वही एक जोश था। सेकंड ईयर में सोचा अब तो एंजॉयमेंट। सीनियर्स भी बता रहे थे यार फर्स्ट ईयर पास हो गया, सेकंड ईयर इज लाइक हनीमून पीरियड। वही कहते पूरा साल बर्बाद हो गया। सीनियर्स बोले यार सेकंड ईयर हनीमून पीरियड है। यार ये तो बहुत गलत था, ये तो बहुत गलत था, क्योंकि मैं बोलता हूँ सेकंड ईयर पीरियड ही पीरियड है जिसमें तुझे पढ़ना है एज ए मेडिको। अगर तू फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ता है, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर में नहीं पढ़ता है, चल जाएगा। सेकंड ईयर इज ए पीरियड जहाँ पे पढ़ना है, सेकंड ईयर इज ए पीरियड जहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट थोड़ा साइड में हटा के पढ़ाई में लगानी है। तो सेकंड ईयर ना अच्छे से पढ़ना है, पैथो, फार्मा, माइक्रो, फाउंडेशन वहीं पे स्ट्रांग होना है। वो एक रेट था और है अभी भी कि वहां पे पढ़ाई होनी थी बस। ठीक है सर, लाइफ
रिग्रेट्स और अचीवमेंट के साथ ही बनती हो, उसी में तो मजा आता है ना सर में। हाँ, लेकिन दैट मोटिवेटेड मी, क्योंकि मैं जैसे बता दिया, वो जब कोचिंग में एंटर होके 1 मंथ बाद जो रिग्रेट हुआ पढ़ाई करना था, तब से आज तक राइट ऑलमोस्ट 7 8 9 इयर्स मैं ऑलमोस्ट डेली ट्राई करता हूँ, एंड आई सी टू इट के कॉन्सेप्ट बनाऊं, सिंप्लीफाई करूं, स्टूडेंट्स को इजी बनाऊं, माइक्रोबायोलॉजी एंड इवन एंट्रेंस प्रिपरेशन इजी करूं, सो आई वर्क ऑन इट। सो जब वर्क कर रहे हो तो उसका रिजल्ट दिख के आता है क्लासेस में। ट्रू है सर, ट्रू है। बट सर अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई आप और क्या करते हो? आपकी लाइफ में और कोई हॉबी क्या है सर? सर अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई ऐसा कुछ हॉबी है ही नहीं। जैसे हम बस क्रिकेट खेलने चल जाते थे, फ्रेंड्स फुटबॉल खेलने जाते थे, तो जब भी टाइम मिलता था, सैटरडे संडे वीकेंड होता था, कोई भी स्पोर्ट, ऐसा पर्टिकुलर स्पोर्ट था नहीं। अदर देन दैट बस मूवीज वॉच करना, तो ऐसा पर्टिकुलर हॉबी कुछ नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हेट रीडिंग। मेरी लाइफ में आई हैव नॉट रेड इवन ए सिंगल नॉवेल, नॉट इवन ए कॉमिक बुक एंड नॉट न्यूज़पेपर्स, कुछ भी नहीं। आई हेट रीडिंग। लेकिन जब फील्ड ही मेडिकल चूज की है और जब टीचिंग फील्ड चूज की है, अभी स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करने का जब डिसाइड किया, तो आई पुश टुवर्ड्स रीडिंग। सो आई रीड ओनली व्हाट पुश मी टू रीड इज टू हेल्प स्टूडेंट्स, सो दैट मैं कुछ सिंप्लीफाई कर दूं स्टूडेंट्स को। अदरवाइज आई डोंट लाइक रीडिंग, आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर हॉबी। जस्ट जब भी टाइम मिल जाएगा, जो भी स्पोर्ट होगा, हम बस अभी कोचिंग में आने के बाद, टीचिंग में आने के बाद आपने इतना बिजी रखा है, ठीक है, कंप्लीट ईयर, ऐसे नहीं कि 2-3 मंथ्स, कंप्लीट ईयर, राइट? हॉबी के लिए स्पेस ही नहीं है। सो वी आर जस्ट ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया टेकिंग क्लासेस, एंड नाउअडेज बाय गॉड्स ग्रेस, राइट, भाटे के भी इतने सारे स्टूडेंट्स हो गए, क्लासेस हो गए, बैचेस हो गए, गॉड्स ग्रेस सर। नो, अभी तो टॉप बने, अभी तो कोई उसको टच भी नहीं कर सकता। तो अभी आप टाइम देंगे तो हॉबी बनाएंगे। ऐसे ठीक चल रहा है सर, जो चल रहा है। मेरी भी कोई हॉबी नहीं है। सो सर आप करेंगे रैपिड फायर, ठीक है? मैंने बढ़िया वाले क्वेश्चन ढूंढे हैं, तो अब देखते हैं सर ये क्या है। सर जो मन में आता है ऑनेस्टली बोलना है और बिल्कुल अनफिल्टर्ड बोलना है, ठीक है? सो व्हाट इज वन ऑफ योर हिडन टैलेंट्स? हिडन टैलेंट इज, मैं बोल सकता हूँ टीचिंग एंड सिंप्लीफाइंग थिंग्स। सर ये तो हम सबको पता है। आपको घर वाला हिडन टैलेंट क्या है? कुछ तो होगा, या तो भाभी से पूछूंगा अगली बार में। तो अभी बता दो आप। ऐसा तो कुछ है नहीं, अगर ऐसा मुझे क्यों आएगा, ये दिल में आएगा कि आई अंडरस्टैंड सामने वाला बेटर। अच्छा, तो आई अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स बेटर। ओके, स्टूडेंट्स लाइक माय क्लास, बिकॉज तमीम सर एक बार पूछ रहे थे, सर क्लास में करता क्या है? सर मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ जैसा मुझे पढ़ाना है, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ जैसा स्टूडेंट्स चाहते हैं, ऑडियंस के लिए। हाँ, ऑडियंस के लिए तो स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है, आई थिंक आई अंडरस्टैंड देम बेटर, एंड व्हेन आई डिलीवर द क्लास, आई थिंक उनके सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम भी उससे सॉल्व हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे लाइक माय क्लास अ लॉट। सो आई अंडरस्टैंड सामने वाला कैसा है, आई थिंक। सर नसीर के नुस्खों का आइडिया कहाँ से आया? I hope everybody knows नसीर के नुस्खे, ठीक है? तो सर की स्पेशलिटी है, सर की यूएसपी है कि सर आफ्टर एवरी टॉपिक्स गिव यू अ कपल ऑफ पॉइंटर्स, जिसको सर नसीर के नुस्खे कहते हैं, एंड दैट एक्चुअली समराइजेस द होल टॉपिक इन द मोस्ट सिंपलेस्ट मैनर्स। कहाँ से आया सर? वो एज ए स्टूडेंट जब सारे फैकल्टी गाइड करते थे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो मोस्ट ऑफ द गाइडेंस क्या होता है, अब टॉपर से हम बात करके स्टूडेंट्स को ऐसा टॉपर्स करते थे, ऐसा टॉपर्स करते थे, हम स्टूडेंट्स को बता देते हैं। जब मैंने उसको फॉलो किया तो वो मुझे कंफर्टेबल नहीं थे, तो तब मुझे समझ में आया हर एक के लिए सेम गाइडेंस नहीं होता है, हर एक के लिए प्लान सेम नहीं होता है। सो टॉपर्स का अलग होता है और एवरेज स्टूडेंट्स का अलग होता है, सो हर एक पर्सनालिटी का अलग होता है। सो देन मैंने ऐसा प्लान करना स्टार्ट किया कि ऐसा प्लान बनाना है कि एवरेज स्टूडेंट्स को भी हेल्प होना है और टॉपर्स को भी हेल्प होना है। ऐसा नहीं कि एक क्राउड को हमने कॉन्सेंट्रेट किया, एक क्राउड को ये कर दिया। तो बस मैंने बनाना किया स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, जिसे फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है। अब जो एवरेज स्टूडेंट है वो एवरेज इसलिए है क्योंकि उसको फर्स्ट स्टेप में वो वीक है, अब टॉपर इसलिए है क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप में स्ट्रांग है। तो एवरेज स्टूडेंट पर फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेगा, अब टॉपर सेकंड स्टेप से स्टॉप करेगा। तो मैं अप्रोच देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सर वही पर्सनली जो मैंने फील किया कि जो भी हम इंटरव्यू सुनते थे टॉपर्स के, एंड दैट वाज नॉट सूटेबल फॉर मी बिकॉज आई डिडंट रीड एनीथिंग इन एमबीबीएस, सो मेरे लिए थोड़ा अलग प्लान चाहिए।
बस इसी तरह से करते करते, और दूसरा जैसे मैंने बताया था कि एंटर इनटू टीचिंग फील्ड टू ईज द एंट्रेंस प्रिपरेशन फॉर स्टूडेंट्स, जस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस. नहीं सर, वेरी नाइस. And then asking students every year what are the problems they are facing. So I just worked on it, how to ease, तो नुस्खे आ गए. तो आपने बिल्कुल क्रिस्टोफर नोलन लेवल डायरेक्शन करी, समझा कि बच्चे क्या चाह रहे हैं, एंड देन यू क्रिएटेड दैट मूवी अराउंड. बहुत बढ़िया सर. तो सर व्हाट वुड बी द वन थिंग व्हिच द स्टूडेंट्स वुड बी सरप्राइज्ड टू नो अबाउट यू? आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि दैट माइक्रोबायोलॉजी स्टोरी. ऑलराइट, आई थिंक जब मैंने पहली बार सुना था ना, तो आई वाज रियली सरप्राइज कि सर आपने मेडिसिन छोड़कर माइक्रोबायोलॉजी, वो भी दिमाग के साथ. क्योंकि सर टू बी वेरी फ्रैंक सर, हर बंदा ही सोचता है कि मेडिसिन या रेडियोलॉजी लेगा तो फ्यूचर ब्राइट है. कोई भी मुझे हार्डली ऐसा स्टूडेंट दिखता है, ना टॉपर्स होते हैं जिन्होंने बहुत दिमाग लगाया होता है, बट एक एवरेज बच्चा क्या सोचता है कि रेडियोलॉजी लेता हूँ क्योंकि रेडियोलॉजी पैसा बहुत है. वो कभी ये नहीं सोचता कि पैसा आ कहाँ से रहा है. उनका तो कोई रेडियोलॉजी कर ले तो कोई हाथ में 2 करोड़ रुपए दे जाएगा. अगर को समझाना पड़ता है कि रेडियोलॉजी के साथ बहुत सारी चीजें हैं, बट आपने उस नादान उम्र के अंदर इतना बड़ा स्टेप लिया. सर हैट्स ऑफ है सर आपको. थैंक यू सर. व्हाट्स अ टिपिकल सैटरडे नाइट लाइक फॉर यू? मैं जानबूझ के क्वेश्चन डाला है. मैं सच में बता रहा हूँ फ्रैंक, मेरी लाइफ में कुछ सैटरडे नाइट संडे नाइट है ही नहीं. मुझे पता है. सच में फ्रैंकली बता रहा हूँ. बस सारे नाइट्स एक जैसे ही लगते हैं. कोई ऐसा सैटरडे नाइट घूमने जाना है, बाहर जाना है, ऐसा कुछ है नहीं. तो जब भी मन कर जाए, जब भी फ्रेंड्स मिल जाए, मौका मिल जाए, चले जाते हैं बाहर. तो उसी नाइट को हम सैटरडे नाइट बना लेते हैं. इंस्टेंट सैटरडे नाइट, जहाँ पे मौका मिलता है. तो नहीं मिलता है तो आपके फेवरेट प्लेस क्या है सर जाने की, जिसको आपको हर लगता है कि यहाँ जा सकता हूँ मैं छुट्टी वाले दिन? छुट्टी वाले दिन अभी घूमने के लिए जाना तो प्लेसेस तो जैसा अभी कश्मीर जाओ या केरला जाओ, तो ये अच्छा लगता है इंडिया में. एंड अदरवाइज अब बैंगलोर में है तो बस रेस्टोरेंट जाना है, खाना है, वापस आना है. क्या फेवरेट डिश है सर आपके खाने में? आई लाइक नूडल्स. हाँ सर को नूडल्स बहुत पसंद है. अरे सर नूडल्स आप हफ्ते में कितनी बार खाते हो? सर पहले तो वीक में 1 बार 2 बार खा लेते थे. अभी थोड़ा डाइटिंग स्टार्ट कर दी. अच्छा. तो अभी थोड़ा कम हो गया सर. अदरवाइज वीक में 1-2 बार तो हो जाता था. मैंने देखा आपको बहुत पसंद है वो. तो सर आपको क्या पेट्स पसंद है? नहीं, आई डोंट लाइक पेट्स. ओके, हेटर्स डोंट बी देयर. सर आपकी ड्रीम वेकेशन क्या है? नहीं, पेट्स के बारे में ना एक चीज, लगाव हो जाता. हाँ लगाव हो जाता. मुझे लगाव नहीं लगाना है, बस और कुछ नहीं. फिर जब जाते हैं ना फिर दिल बहुत टूटता है. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. और छोड़ के आना भी मुश्किल होता है बहुत ज्यादा. बेटे को छोड़ के आने से ज्यादा दुख होता है पेट्स को छोड़ के आना. तो इसके लिए आई डोंट प्रेफर पेट्स. तो क्वेश्चन क्या था? तो सर मेरा भी छोटा सा पेट है जॉय. तो मेरी तो सारी डीपी उसी की लगती है. वो कहना है क्योंकि सर मेरे घर में भी वही था कि अगर कुत्ता घर आया तो हम घर से चले जाएंगे. और आज पूरा घर मेरा उस कुत्ते के अराउंड ही चलता है कि जॉय ने खाना खाया, जॉय का मन है बाहर जाने का तो हम बाहर जा रहे हैं. मैं कहा तुम्हें कैसे पता चला इसका मन है बाहर जाने का? मैंने देखा है, मेरे ब्रदर के पास भी ना पर्शियन कैट्स है. सुबह शाम बस कैट के बारे में बोलना, सोचना, वो खाना खाई नहीं खाई, क्या हुआ उसको. बस इसको देख के ही मैं थोड़ा अवॉइड करता. तो डॉक्टर भाटिया भी एक टाइम पे बहुत अगेंस्ट होते थे, और आज डॉक्टर भाटिया दूसरों को बोलते मेरे पिताजी जाके कि घर में डॉगी है तो घर बहुत अच्छा हो जाता है. मैंने कहा देखो एक छोटी सी चीज सर घर में इतना प्यार ले आता है ना, इतना प्यार ले आता है. और आप मानोगे नहीं सर कि अब तो ऐसा हो चुका है, कोई बंदा कहता है ना कि अगर तुम्हारे घर में डॉग है तो हम नहीं आएंगे, तो हम खुशी खुशी कहते हैं मत आओ. कि डॉग को बांध दो, हम कहते हैं डॉग खुला है, घर डॉग का है, तू बाहर से है. तो तू बंदेगा, डॉग थोड़ा बंदेगा. सो हमने तो उसको जैसे अडॉप्ट किया था ना, तो उनको तो और ज्यादा लगाव हो जाता है एकदम से, बिकॉज दे हैव सीन दैट फेस ऑल्सो. तो उनके भी शायद इतने साइकेट्रिक उनको समझ में आती चीजें कि दैट हाँ यार ये दूसरा ओनर है. तो होता है. सर आपकी ड्रीम वेकेशन क्या है? ड्रीम वेकेशन ऐसे कभी कुछ सोचा नहीं. अगर ड्रीम वेकेशन जाना है तो टर्की. टर्की मैं जा रहा हूँ सर, टर्की ना अगले महीने.
तो सर कभी भी लगता आपको लगता है 3-4 दिन की से भी आपको, तो सर की ब्रेक होती है नवंबर दिसंबर, तो नवंबर दिसंबर में सर आपका एक नॉर्मल डे कैसे जाता है जब आप घर पे होते हो? मैं घर पे होता जब हूँ, आप घर पे होते हो सो फैक्ट मतलब सच्ची बता रहा हूँ, तो जब घर पे होता हूँ 9 to 4 पढ़ाई करता हूँ आज भी। उसके बाद इवनिंग फैमिली टाइम, अच्छा घर से बाहर जाओ, बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर, ऐसा नहीं कि डेली पढ़ता हूँ, कभी कभी फैमिली के साथ सुबह में भी बाहर चले जाते हैं और कोई ना कोई ट्रिप प्लान कर लेता हूँ फैमिली के साथ। बस लाइक दैट टाइम गोस, इवनिंग तक पढ़ाई, इवनिंग के बाद फैमिली टाइम, सो स्पेंड विद फैमिली एंड मेक द ट्रिप्स, 1 or 2 ट्रिप्स कर लो, शॉर्ट ट्रिप्स, तो फैमिली के साथ भी टाइम हो जाए। तो अपने बेटे के साथ सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या है आपकी टू डू विद योर सन? बेटे के साथ ना, मुझसे ज्यादा उसको क्या पसंद है, मेरे साथ फाइट करना। अच्छा हाँ, तो बोलता है आ जाओ बेड पे, मतलब आ जाओ अखाड़े पे, बेड है तो चलो स्टार्ट फाइटिंग, तो बस फाइटिंग चलती है। तो सीरियसली फिजिकल फाइट चलती है। छोटा बेटा है 4 साल का, बट फिजिकल फाइट चलती है, बट वही है। और दूसरा बस उसको बस ऐसे ही थोड़ा फिजिकल उठाना, उसको पलटना, ऐसा करना, तो बस फिजिकली हम करते हैं। और दूसरा उसको पसंद है ड्राइव, बोलता है फिजिकल फाइट हो गया, अब चलो लॉन्ग ड्राइव, बस जाते हैं। क्या नाम है सर? ईसा अहमद। ईसा अहमद, क्या मतलब हुआ सर ईसा का? सर ईसा या और एक नेम है जीसस का, ईसा, तो अहमद हो गया फिर हमारे प्रॉफिट का, तो बस ईसा अहमद हो गया, जीसस और मोहम्मद। और ईसा का मतलब है गॉड इज साल्वेशन, तो बस सर। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो सर अगर आप एक डेजर्ट आइलैंड पे ट्रैप्ड हो तो आपके पास अगर एक किताब हो तो वो कौन सी होगी? किताब? एक किताब। नहीं, अगर मैं कहीं भी ट्रैप्ड हूँ, आई प्रेफर माय मोबाइल एंड मूवी रादर देन किताब। तो सर एक किताब हो तो कौन सी होगी? बस ये मत कहना माइक्रोबायोलॉजी। नहीं है, सच में नहीं। अगर डेजर्ट में हूँ कहीं वो, तो कोई एक किताब होना है, तो कोई भी कॉमिक बुक चल जाएगी जिससे टाइम पास हो जाए। ये पढ़ाई वाले बुक्स तो नहीं, वहाँ नहीं हो पाएगा। नहीं, नॉवेल भी चल जाएगी, स्टोरी पढ़ लेंगे, ये कोई मूवी भी चल जाएगी, लेकिन ऐसा पर्टिकुलर कुछ नॉवेल है नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है लाइफ में। अभी जो आप बोल रहे सिचुएशन, उसमें तो ये नॉवेल चाहिए, कॉमिक बुक चाहिए, ये मोबाइल चाहिए, ये मेडिसिन बुक्स तो नहीं। सर आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवीज ऐसे तो बहुत होते हैं, बट हिंदी तो बहुत देखी है हमने। एक फेवरेट आपकी? हाँ, बहुत देखी है। पहली बार मैंने लाइफ में जब एक साउथ इंडियन मूवी देखी थी, मतलब मैं भी साउथ इंडियन ही हूँ, मतलब कर्नाटका से हूँ, जब मैंने तेलुगु मूवी देखी थी, किक बोल के। अच्छा। अब जो किक सलमान खान की आई है, तो पहले तेलुगु में आई थी। उसमें जो हीरो है रवि तेजा, उसके लिए वो मूवी सूटेबल है। उसकी जो एक्टिंग है, जो पागलपन है उसका, मैं वो मूवी देखे फ्लैट हो गया, बस वो फेवरेट है। एंड सेकंड, आई लाइक एनिमेटेड मूवीज। अच्छा, I also love animated movies. एंड माय फेवरेट एनिमेटेड बहुत सारे हैं, बट माय फेवरेट एनिमेटेड मूवी बोल सकता हूँ वॉल-ई। सर मेरी दैट इज माय टॉप मोस्ट फेवरेट मूवी, वॉल-ई। इतनी अच्छी बनी हुई है ना वो पिक्चर। मशीन में ना जो फीलिंग्स लाया, जबरदस्त एनिमेट किया उसको। मेरे कुंग-फू पांडा मुझे बहुत पसंद है। इवन आई लाइक इट, बट बहुत कुंग-फू पांडा पसंद है, टैंगल्ड पसंद है, फाइंडिंग नीमो अच्छी है, बहुत सारे हैं, बट स्टिल माय टॉप मोस्ट विल रिमेन वॉल-ई। ठीक है सर, कुकिंग करते हैं आप? या व्हेन आई वाज वर्किंग इन केरला, तो रूम पे अकेले रहता था, तो टाइम पास नहीं होता था, तो आई स्टार्टेड कुकिंग। सबसे अच्छी डिश क्या बना लेते हो आप? सबसे अच्छी डिश बनाता हूँ चिकन कबाब। अच्छा। हाँ, मेरे डैड यूजुअली चिकन ज्यादा नहीं खाते, ही प्रेफर मटन। फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो मेरा चिकन कबाब खाए, तो बोले अभी से तू ही बना। एंड इवन टुडे व्हेन आई, मेरे इन-लॉज चिकन कबाब तू बना, इन-लॉज बोलते हैं चिकन कबाब तू बना, तो सब लोग बोलते हैं चिकन कबाब बहुत अच्छा बनता है। पिताजी को खुश करना सर कुकिंग से बहुत बड़ा मुश्किल होता है। अगर वो खुश हो गए तो मतलब आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो। और वाइफ बोलती है ये चिकन कबाब पे तो एक रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। मतलब कितना अच्छा होता है। तो सर इसी बात पे बात करते हैं कि अगर एक मील आपका लाइफ का आखिरी मील होने वाला है, तो आप क्या खाना चाहोगे? एक मील आखिरी एक मील है सर, खुला है, मतलब एनी टाइप ऑफ मील दैट यू वांट थ्रू आउट द वर्ल्ड। See, I'm more of non-vegetarian. I prefer non-vegetarian, and I like chicken. So I prefer to eat same thing, chicken kebab. अच्छा, और मेरा बना हुआ। अच्छा। ये सर ये जो कॉन्फिडेंस है ना, मतलब सही में अच्छा होगा वो।
सर अगर आपने लॉटरी जीत ली और आपने डिसाइड कर दिया कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, शर्त ये है कि पढ़ाओगे नहीं, अब आपको वो 100 करोड़ की लॉटरी मिल गई है, तो सर क्या करोगे? अभी सडनली 100 करोड़ की लॉटरी मिल गई, कुछ प्लान तो है नहीं एट प्रेजेंट। पढ़ाऊंगा नहीं तो क्या करना है? एक तो पढ़ाना तो छोड़ूंगा नहीं, अगर समझ लो पढ़ाऊंगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करूंगा। ऐसे नहीं कि 100 करोड़ को लेके उड़ाऊंगा, राइट? खर्च तो होना ही है, बट आई विल डू समथिंग। जैसे मैंने माइक्रोबायोलॉजी लिया, सी व्हाई आई टुक, आपको पता है। लेकिन और एक जो मेरा ये था कि नेग्लेक्टेड फील्ड में अगर जाओगे, थोड़ा भी मेहनत कर लोगे यार, वो तो दिख के आएगा। अब यार इस क्लिनिकल फील्ड में सब लोग जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा भी करो वो तो दिखेगा नहीं, वहाँ पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सर नेग्लेक्टेड फील्ड को अपॉर्चुनिटी बनाओ, इंटरेस्ट से जाओ, मेहनत करो। मेहनत करने से होगा, कुछ भी थोड़ी भी मेहनत कर लोगे वो रंग लाएगी। तो इस तरह से आई प्रीफर डूइंग वर्क, आई वोंट प्रीफर स्टेइंग, मतलब डूइंग नथिंग, जस्ट एंजॉयिंग, रोमिंग, घूमते हुए। सो आई कुड हैव डन समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ तो कर लेता, पता नहीं अब 100 करोड़ में क्या करना है। अरे सर बताओ ना। जैसे एज यूजुअल सब लोग कहते हैं, सब लोगों को पसंद होता है, कुछ तो एक कार ले रहे बड़ी वाली, है ना? सो आई वुड हैव टेकन सम ब्रांडेड कार, जैसे ऑडी हो या BMW, जैगवार, कुछ भी हो, बस एक कार लेते। और दिमाग में कुछ नहीं है, पढ़ाई ना करते तो कुछ बिजनेस, या बिजनेस, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन बिजनेस। कुछ ना कुछ तो बिजनेस करता। क्या बिजनेस? अगेन दैट इज बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट थिंग आई हैव फाउंड आउट द ग्रे एरिया। जैसे मैंने टीचिंग में देखा, माइक्रो ग्रे एरिया है, ग्रैब कर लो अपॉर्चुनिटी। तो मतलब कोई भी एक बिजनेस सोचकर उसका ग्रे एरिया देख के आई कुड हैव एंटर्ड इनटू बिजनेस, बस। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो पूरा जो हार्ट टू हार्ट इट कम्स टू एन एंड, एंड आई थिंक आई वुड वंडरफुली से, आई थिंक वंडरफुल इज अ रॉन्ग वर्ड है, आई थिंक आई वुड ग्लैडली से कि दैट मैं अब नसीर सर को बहुत अच्छी तरीके से जान गया हूँ। मैं कभी, अभी तो मैं वेजिटेरियन हूँ, बट कभी मैंने चिकन खाना शुरू किया तो मैं सर का चिकन कबाब सबसे पहले खाऊंगा जाकर। और सब एक आखिरी चीज, हमारे बच्चों को आप एक ऐसी क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जिसमें वो जहां भी हो पढ़ाई की स्टेज में उनको एक मोटिवेशन मिले? फर्स्ट, अब सडनली तो कुछ नहीं आ रहा है दिमाग में। एक चीज बोलना चाहता हूँ, एक पीस ऑफ एडवाइस सर। डोंट टेक लाइफ ग्रांटेड, एटलीस्ट टिल यू टेक पीजी सीट। बाद में तो आपकी मर्जी है यार, क्योंकि पीजी सीट एक ऐसा, मतलब लाइफ का एक पड़ाव होता है जहाँ पे मुझे मेरे इंटरेस्टेड फील्ड में मिल गए तो लाइफ लॉन्ग मैं उसी फील्ड में रहूंगा, एंजॉय करूंगा। अगर मुझे ऐसी पीजी सीट मिल गई जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अब मिली वही मुझे लेना पड़ा, तो सारी लाइफ मुझे उसी फील्ड में रहना पड़ेगा। और दूसरा, एमबीबीएस कहीं से भी किया हो, इट डजंट मैटर मच। अगर पीजी कोई अच्छी कॉलेज से नहीं करेंगे तो मैटर करेगा। लाइक यू हैव टू डू इन अ गुड कॉलेज जहाँ पे टर्शियरी सेंटर हो, कोई केस रेफर ना हो, यू लर्न मैनेजिंग ऑल टाइप्स ऑफ केसेस। So, being a medico, I tell students, don't take life granted till you take a good PG seat, right? And think of your parents also. Parents इतना होप लगा के बैठते हैं और हम लोग पढ़ाई नहीं करते तो उनको भी हर्ट हो जाएगा। So, आजकल ना बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स को हर्ट कर देते हैं, छोटी छोटी चीज जैसा। तो टेक केयर के पेरेंट्स को हर्ट ना करे। अब जैसे मेरा एक मोटिवेशन ही था मेरे पेरेंट्स, जिसकी वजह से मैं सोचा कि पढ़ाई करूं, क्योंकि मेरे डैड सैड हो गए। तो बेटर नॉट टू हर्ट पेरेंट्स। सेकंड, डोंट टेक द पीजी लाइफ ग्रांटेड। थर्ड, हैव सम प्लान। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी के पास प्लान ही नहीं होता है। सब लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, सर कोई ना कोई प्लान होना चाहिए कि जैसे मैंने प्लान किया था, प्लान ये नहीं तो प्लान बी, प्लान सी। सो प्लान योर लाइफ, राइट? कब क्या करना है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट यू कैन डू। Guys, I am sufficiently motivated. मैं घर जाकर प्लान बनाऊंगा। आप लोगों ने भी सबसे पहले वही चीज करनी है, जाके प्लान बनाना है। अगर नहीं बना हुआ है, अगर बना हुआ है तो उस पे चलते रहो, भरोसा रखो अपने प्लान पे जिसे सर ने रखा, एंड यू आर गोइंग टू बिकम समबडी ग्रेट लाइक सर वन डे ऑफ कोर्स। और अब आप किसको चाहते हो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में लेकर आऊं फॉर हार्ट टू हार्ट चैट? Please write down in the comment section. Otherwise, I hope you are having a great day. Have a great life. Have a wonderful life. And I wish you all the best. Thank you so much. And thank you, sir, for giving me this opportunity to interview you. Superb thing. See you all. Okay, guys. Thank you very much. So plan well. Plan smart. Chalo, bye.